वक्फ संशोधन कानून का मुस्लिम संगठन देश भर में विरोध कर रहे हैं। बैठकें की जा रही हैं, देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। और इस सब के बीच कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उनका हैदराबाद में दिया एक बयान खबरों में सबसे आगे चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम मिल्ली काउंसिल के कार्यक्रम में इमरान मसूद ने पहले तो वक्फ कानून की कड़ी आलोचना की और फिर घंटे भर के भीतर इलाज करने का दावा ठोक दिया। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये कश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और यह वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। दरअसल कल ही इमरान मसूद ने शाम को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया जिसपे उन्होंने लिखा, आप दुआ करो जिस दिन आ जाएंगे 1 घंटे में समाधान हो जाएगा। कि ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। आप लोग अजर और अमर नहीं हो गए होगे, आप लोग ही रहोगे। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। जहां जहां हमारी सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं, ये उन स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा, चाहे थ्रो कर लीजिए आपसे जो करना है। और हम सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उन्हीं से समझते हैं ये 1 घंटे में इलाज वाला जो उनका बयान है, जिसको लेकर इतनी सियासी प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं, इसके मायने क्या हैं। लेकिन शुरुआत जरा इससे करते हैं। इमरान भाई, ये राजनीति करते करते इलाज करने लगे आप? नहीं तो एक बात बताइए, हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि ये संविधान के ऊपर एक घुन की तरह लगी हुई बीमारी है। जो संविधान की अंदर हमें दिए हुए संरक्षण है उसके ऊपर कुठाराघात है, तो बीमारी का इलाज ही तो होता है। इसमें क्या बात हो गई? और लोकतंत्र के अंदर कोई अजर और अमर नहीं होता है। आप इस तरह से जो वक्त कानून ला करके पूरा अपने हमारे जो संविधान ने हमें धार्मिक आजादी दी, संविधान ने हमें अपनी संस्थाओं के संचालन के अंदर किसी प्रकार की मुदाखलत के ऊपर रोका, आपने उसके ऊपर सब पर कुठाराघात कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट में रिट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी कहेंगे अपनी बात को। नहीं तो लोकतंत्र में 1 घंटे में इलाज, घंटे भर में इलाज कर देंगे। लोकतंत्र में तो घंटे भर में इलाज मुमकिन है नहीं। मतलब संसद में जब ये कानून बन रहा था तब तो 12-12 घंटे की चर्चाएं हुई हैं। जब बिल पेश किया गया उसे तो आपने कहा कि सरकार ने बुलडोज कर दिया। अब आप घंटे भर में इलाज कैसे कर रहे हैं? नहीं, ये तो एक जुमला है। देखिए, ये एक जुमला है, ये तो एक जुमला है, लेकिन इसको करने में इससे ज्यादा टाइम थोड़ी ना चाहिए। ये इसमें इससे ज्यादा टाइम कहाँ चाहिए? इतने में ही हो जाएगा और कहाँ है? मतलब आप कह रहे हैं कि जब आप अगर सत्ता में आ जाएंगे तो आप भी माई वे या हाईवे वही वाली राजनीति करेंगे 1 घंटे के अंदर। मतलब लोकतंत्र में 1 घंटे में तो इलाज नहीं हो सकता ना। हाँ, संवाद, चर्चा सदन में कुछ नहीं होगी, 1 घंटे में इलाज करेंगे। आप क्या चर्चा की बात तो बताइए। ये तो संविधान के ऊपर पूरी तरह से ग्रहण लगा दिया इन्होंने। इसको साफ ही तो करना है, साफ हो जाएगा। हमें किसी के अधिकारों को किसी भी, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है। मैंने वहां भी कहा, आपने पूरा बयान चलाया, मुझे अच्छा लगा। मैंने वहां भी कहा कि लड़ाई मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, मुसलमान की नहीं है। और आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्म जयंती के ऊपर सब बधाई। और हम तो आज प्रण लेते हैं इस बात का कि बाबा साहेब के सपनों को हम साकार करने का काम करेंगे। बाबा साहेब के सपनों के ऊपर जो ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम लोग पूरी तरीके से साफ करने का काम करेंगे। इमरान भाई, मुझे अच्छा लग रहा है आप इतना संविधान का जिक्र कर रहे हैं, बाबा साहेब का जिक्र कर रहे हैं। आज उनकी जयंती के मौके पर आपने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। और उससे भी बढ़िया मुझे ये लगा कि आपने अपने वो 1 घंटे में इलाज कर देंगे वाले बयान को खुद ही जुमला भी करार दे दिया। अब मेरा सवाल ये है साहब, इस तरीके के जुमलों की जरूरत, क्योंकि हैदराबाद में थे और हैदराबाद में तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वाला भी जो बयान था कि 15 मिनट दे दो, तो वो 15 मिनट के जवाब में ये 1 घंटे वाले जुमले की जरूरत पड़ी क्या? ये 15 मिनट वाले बयान में 1 घंटे के जुमले की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ।
मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं इस तरह की भाषा से सहमत नहीं हूं किसी भी सूरत में। मैंने जो बात कही है उसके अंदर ना कोई चेतावनी है, ना उसके अंदर कोई धमकी है, ना कोई बात है। इलाज की बात सिर्फ है कि इलाज आज ये जुमले की उसके अंदर के इलाज कर देंगे, वो सिर्फ एक जुमले की तरह। लेकिन हम लोग लड़ाई को इसको लड़ रहे हैं, और लोकतंत्र के अंदर हम लोग किसी भी सूरत में हिंसा के हामी नहीं है। मेरा पूरा बयान आप देख लीजिए। मैंने बार बार कहा, मैंने उन लोगों से भी कहा जो सड़क पर उतर के हंगामा करने की कोशिश करते हैं कि आप एक तरफ संविधान को बचाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आप कानून को अपने हाथ में लेने का काम करेंगे, तो फिर ये लड़ाई बेमानी हो जाती है। अदालत हम से लोग कोई किसी उम्मीद सूरत में नहीं है हिंसा क्या? नहीं। अदालत से पूरी तरीके से ना उम्मीदी, क्योंकि अभी तो चुनाव तो देखिए अब 2029 में होगा, तब देखा जाएगा आप आएंगे सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन इस मामले में जो याचिकाएं हैं वो तो 16 अप्रैल को सुनवाई है। अदालत से नाउम्मीद हो गए इमरान मसूद, जो खुद ही 1 घंटे में इलाज करने का दावा कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अदालत में देखिए कल रिट लगी है हमारी भी। कल रिट लगी है हमारी भी। हम अदालत में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश को हम लोगों ने हमेशा सब लोगों ने मानने का काम करा है, सभी देशवासियों ने। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई भी बात ऐसी सोच ही नहीं सकते। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और मेरी रिट कल लगी हुई है। नहीं तो सवाल तो मेरा यही है ना कि ये देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा तो देश कानून से चलेगा, देश अदालतों से चलेगा, है ना? तो फिर ये 1 घंटे में इलाज आप कैसे कर देंगे? 1 घंटे में इलाज? अरे तो मतलब आप सिर्फ सियासत चमकाने का काम कर रहे हैं। आप इस इलाज को फोकस किए हुए हो। आप इस इलाज को फोकस किए हुए हो। आप ही तो केंद्र में लेकर आए इलाज, आप ही लेकर आए फोकस में इसको। मैं कहां से ले आई? अपने घर से थोड़ी लाई। हैदराबाद में मिल्ली काउंसिल के कार्यक्रम में 1 घंटे में इलाज कर देंगे तो आपने बोला। देखिए नहीं, अब आप इलाज, आप इसे, मैं आपको 2 मिनट के अंदर कह रहा हूं, जिस दिन हम लोग सरकार के अंदर आएंगे हम निश्चित रूप से इसके अंदर संशोधन करेंगे। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए। अगर हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, हमें कोर्ट से इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। और जिस तरीके से ये ओवरलैपिंग की गई है संविधान के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है, तो सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं। लेकिन हम लोग ये बात आपसे बिल्कुल साफ कहना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जो ताकत है, जो पार्लियामेंट की ताकत है, हमने स्वीकार किया ना कि आपने हमें बुलडोज कर दिया। आपने हमारे सपनों के ऊपर, आपने हमारे अरमानों के ऊपर, आपने हमारे अधिकारों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। हमने स्वीकार किया कि आपने चला दिया, लेकिन अपने बचाव में अपना काम करने का हक हमारा भी है, और हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और आपका तो सपना था भाजपा को तो 400 पार आ जाएंगे, कांग्रेस तो गई थी, लेकिन कांग्रेस ने किसी के अधिकारों को पामाल करने का काम नहीं किया था। हम अधिकारों का संरक्षण करेंगे, हम संविधान का संरक्षण करेंगे। लेकिन आप तो अपने बयान से भड़काने का काम कर रहे हैं ना। आप कहां अधिकारों का और संविधान का संरक्षण भड़काना किसे हो गया? नहीं, अभी टेलीविजन पर बैठकर जब आप बयान देते हैं तो आप कानून के सम्मान, अदालतों के सम्मान की बात से लेकर कानून में संशोधन की बात करते हैं, लेकिन जब आप लोगों के बीच पहुंचते हैं और वो भी ओवैसी साहब के गढ़ में, हैदराबाद में, तो फिर आप घंटे भर में इलाज की बात करने लगते हैं। मतलब भाषा बिल्कुल बदल जाती है। मेरा पूरा बयान आप मेरा पूरा बयान चलाइए ना, आप मेरा पूरा बयान चलाइए। और आपके टीवी चैनल पर ही मेरा पूरा बयान वो चला है, आपके टीवी चैनल पर ही चला है। बिल्कुल चला है। उसके अंदर कानून के सम्मान की, उसके अंदर देश के अंदर कानून के राज की सारी बातें हैं। मेरी कोई बात असंवैधानिक नहीं है, और मैं किसी सूरत में हिंसा का समर्थक नहीं हूं। और मैंने बार बार कहा है कि कोई बेसरदारी फौज हमेशा पिटा करती है। आप लोग किसी के कॉल के ऊपर बाहर निकलने का काम मत करो, सड़क पर मत आने का काम करो। मैंने खोल करके कहा है, और मैं कानून की बात हमेशा करता हूं और हमेशा करूंगा। कानून के सम्मान का देश तो कानून से और अदालत से ही चलेगा। लेकिन वो लोगों की याददाश्त जो है वो इतनी भी कमजोर नहीं है ना। अब आप देखिए, आपने बयान दिया और उसके बाद सियासी प्रतिक्रियाएं, और आप कह रहे हैं कि आप कभी भी हिंसा की बात नहीं करते हैं। यहां तो बात 2014 में आपके दिए बयान तक पहुंच चुकी है। मतलब 2025 में आप जो बयान दे रहे हैं वो 2014 की यादें ताजा हो रही हैं। और तब वो किसका बयान था साहब? वोटी कर देंगे। कब वो कौन था जो नंबर्स की ताकत दिखा रहा था कि गुजरात में तो 4% है, यहाँ तो 40% से ज्यादा है। मौजूदा सांसद को, इस देश के अंदर मौजूदा सांसद को खुलेआम काटने की धमकियां दी जा रही हैं, खुलेआम मारने की, गोली मारने की बातें की जा रही हैं। आप चर्चा मेरी बात पे कर रहे हो, जो कह रहा है कि हेमंत शाह के समर्थक नहीं। मैं संविधान की कसम खा करके हाथ में लेकर के संविधान की सुरक्षा, संविधान के संरक्षण की बात कर रहा हूं, और आप हमारे ऊपर सवाल कर रहे हो। आप इस पे बहस क्यों नहीं करते कि कांसगंज के अंदर एक बच्ची के साथ किस तरह से बलात्कार हुआ? आप ये क्यों नहीं बहस करते कि वाराणसी के अंदर किस तरह से बलात्कार हुआ?
आप हमारे ऊपर बहस कर रहे सब हो, पे जो बहस मुद्दे कर रहे बहस हैं। के हैं अभी उसके तो ऊपर हमने बहस करो आपको ना। बुलाया है आपके बयान पर बात करने के लिए, आप थोड़ी आते हैं हमारे डिबेट। हमने बात कर ली, हमने एक आपकी बात में कह पार्टी दी, के आप बार-बार एक जो ही बात को खींचे स्पोक्सपर्सन है, जाएंगे जो तब प्रवक्ता है, वो उसका आते हैं। शाम में 5 बजे बहस का कार्यक्रम होता है, शाम में 7 बजे बहस का कार्यक्रम होता है, उसमें इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। मैं तो ये कह रही हूं, वो एक कहावत है ना इमरान भाई, बद अच्छा बदनाम बुरा, तो वो बदनामी जो है वो पीछा नहीं छोड़ रही है साहब आपका। वो बोटी बोटी काट देने वाला बयान और फिर क्रोनोलॉजी जुड़ती है ना, वो बोटी बोटी वाला बयान और अब 1 घंटे में इलाज कर देंगे, तो सवाल तो पूछा जाएगा। नहीं, कोई क्रोनोलॉजी नहीं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग हर सूरत में कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, अदालत का जो भी फैसला होगा उसका सम्मान करने वाले लोग हैं। और दूसरी बात हम साफ साफ कहना चाहते हैं, देखिए जो अधिकार हमारा है, अगर हम सरकार के अंदर आएंगे तो वो अधिकार है हमारा, उस अधिकार का पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यही नहीं जानते अधिकार का इस्तेमाल करना, हम भी जानते हैं इस्तेमाल करना। हम लोगों के साथ हुए जुल्म को निश्चित रूप से खत्म करने का काम करेंगे, वो चाहे किसी के साथ भी हो। ये किसी एक जाति एक धर्म की बात नहीं है, ये संविधान के अंदर संविधान के ऊपर कुठाराघात की बात है। और संविधान की जो मूल भावना है, जिसने संविधान में कहा कि राइट टू इक्वालिटी, सबको बराबर का अधिकार, ये मुसलमान के साथ जाती है, मुसलमान के बराबरी के हक को छीना गया है और हम इसको बहाल करेंगे। बस इतनी सी बात। इसी तरीके से संविधान जो है उसके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। सीए कानून को लेकर भी इसी तरीके के आप लोगों के बोल थे ना, और सीए कानून के समय आप लोग कहते थे नागरिकता छिन जाएगी, तो किसी की नागरिकता तो छिनी नहीं। देखिए भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा था, इसीलिए सत्ता पक्ष कर रहा है कि इस बार भी भ्रम फैला रहे हैं आप लोग। रोमाना जी, सीए कानून लागू होने के बाद 15 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी है देश की। कितने वापस आए, कहां से कहां हैं? 15 लाख लोग छोड़ के चले गए देश को। और कौन गया? तो आप अमीरों की बात कर रहे हैं, आप अल्ट्रा रिच की बात कर रहे हैं। आप तो डरा रहे थे ना, विपक्ष तो डरा रहा था कि मुसलमानों का बुरा हो जाएगा। नहीं, देखिए आप सीए को इसके साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, सीए एक अलग इशू है, ये बिल्कुल अलग है। ये तो सीधे सीधे संविधान के ऊपर पूरी तरह से हमला है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए। बहुत शुक्रिया इमरान मसूद साहब विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। वो 1 घंटे में इलाज वाली बात कह रहे हैं, जुमला था, और जो भी करेंगे वो कानून के दायरे में करेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। घर में घुसकर जान से मारने की धमकी सलमान खान को दी गई है। वर्ली ट्रैफिक विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी भेजी गई है। सलमान खान की गाड़ी को बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस धमकी भरे मैसेजेस की जांच में जुट गई है। तो देखिए किस तरीके से धमकियों का यह सिलसिला। सलमान खान के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकियां दी जा रही है। घर में घुसकर मारेंगे, गाड़ी को बम से उड़ा देंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मृत्युंजय से, एक बार फिर सलमान खान के लिए धमकियों का सिलसिला। मृत्युंजय जी बिल्कुल, एक बार फिर से बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी मिली है। ये धमकी बीती रात को एक मैसेज के माध्यम से मिली है। मुंबई के वर्ली इलाके में मुंबई ट्रैफिक पुलिस का हेडक्वार्टर है और जिनका एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर व्हाट्सएप सुविधा भी उपलब्ध है। और इसी व्हाट्सएप पर एक मैसेज के माध्यम से ये धमकी सलमान खान को मिली है, जिसमें लिखा है कि वो घर में घुसकर सलमान खान को मारेंगे और इसके बाद ये भी लिखा है कि सलमान खान की गाड़ी को बम से उड़ा देंगे। इस प्रकार का एक लिखित मैसेज व्हाट्सएप नंबर पर ट्रैफिक पुलिस को मिला है और इस मैसेज के मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिक जांच करने के बाद एफआईआर भी दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है कि आखिरकार ये मैसेज करने वाला कौन है, कहां से इसने मैसेज किया है और ये इसका हेतु क्या है, क्यों इसने इस प्रकार की धमकी भरा मैसेज किया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही कोई अभी तक पहचान हो पाई है, लेकिन पुलिस की अलग अलग टीमें इस जांच में जुट गई हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से सलमान खान को अलग अलग माध्यम से धमकियां मिलती रही हैं और बीते वर्षों में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, ये मामला काफी गंभीर हो जाता है। मृत्युंजय जरा ये बताते चलिए कि आखिरकार ये व्हाट्सएप मैसेजेस मुंबई ट्रैफिक पुलिस का जो नंबर है उस पर कब आए और क्या एक ही मैसेज में ये तमाम धमकियां दी गई हैं कि घर में घुसकर मारेंगे या गाड़ी को बम से उड़ा देंगे, या ये सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग मैसेजेस आए? जो हमें जानकारी व्हाट्सएप नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी व्यक्ति जिस मदद चाहिए वो मैसेज कर सकता है और ट्रैफिक पुलिस उसका संज्ञान लेती है। उसी नंबर पर ये मैसेज टुकड़ों टुकड़ों में आया है, यानी पहली बार में लिखा गया है कि घर में घुसकर मारेंगे, उसके बाद नीचे लिखा है कि सलमान खान की गाड़ी जहां भी होगी उसे बम से उड़ा देंगे, तो और फिर गालियां, कुछ अपशब्द लिखे गए हैं। इस प्रकार के टुकड़ों टुकड़ों में ये मैसेज लिखा गया है। चूंकि जो भी नंबर से मैसेज आया है वो नंबर मुंबई पुलिस के पास है और उस नंबर के आधार पर उस व्यक्ति से नंबर को लेकर कुछ जानकारी मिल रही है? नंबर भारत का ही है या कोई विदेशी नंबर है? इसको लेकर कोई जानकारी जो सूत्र दे पा रहे हो?
रोमाना अभी इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है कि क्या ये नंबर साधारण भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला 10 नंबर का मोबाइल नंबर है या फिर कोई वीपीएन का इस्तेमाल करके ये मैसेज किया गया है। इसकी जानकारी अभी तक पुलिस ने हमें नहीं दी है, लेकिन इसकी पुष्टि की है कि धमकी आई है, जिसका संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है और आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आरोपी तक पहुंचा जाएगा। इस प्रकार की जानकारी हमें मुंबई पुलिस के माध्यम से मिल रही है। ठीक है, अभी सलमान खान की सुरक्षा का स्टेटस क्या है और इस तरीके के धमकी भरे मैसेजेस आने के बाद क्या उसको लेकर फिर से समीक्षा की जा रही है पुलिस की तरफ से? मृत्युंजय, रोमाना पिछली बार ही जब पहले 2 बार इस प्रकार की धमकी के मैसेज आए थे, आपको याद होगा एक पहला वाकया जो सलीम खान को एक सुबह जॉगिंग के दौरान एक चिट्ठी मिली थी कि आपका भी सिद्धू मूसेवाला होगा। उसके बाद से ही काफी ज्यादा अलर्ट थी और बाद में बाबा सिद्दीकी का हत्याकांड हुआ, उसके बाद से तो बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी भी कभी अगर उनके घर के आसपास फोटोग्राफी करते हैं तो तुरंत 10 सेकंड के अंदर पुलिस आकर पूछताछ करती है, जांच करती है और फिर उचित निर्देश देती है। तो पुलिस ने सुरक्षा बहुत बढ़ा दी है। Y+ सिक्योरिटी सलमान खान को उपलब्ध कराई गई है और सलमान खान को बहुत सारी हिदायतें भी दी गई हैं और सलमान खान हर जगह शूट पर नहीं जाते हैं। जब तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित ना हो जाए तब तक वो ऐसी जगहों पर नहीं जाते हैं। तो सुरक्षा में अब कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, पहले की तुलना में तो कई गुना ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो सलमान खान पहले से ही Y+ कैटेगरी की सुरक्षा उनको मुहैया कराई गई है और ऐसे में अब मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से ये धमकी भरे संदेश आए हैं। सलमान खान को एक बार फिर निशाने पर लिया गया है झारखंड, जहां हजारीबाग में जुलूस पर पथराव हो गया और उसके बाद हालात बिगड़ गए। बीती रात एक शोभा यात्रा थी और उसी शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हुई है। हजारीबाग के बरखट्टा इलाके में यज्ञ जुलूस निकाला जा रहा था और तभी बरखट्टा के झुरझुरी गांव में एक मस्जिद के पास से जब ये जुलूस निकल रहा था तो 2 समुदायों के बीच ये झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक मस्जिद के पास पत्थरबाजी हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसी के बाद गुस्साए लोगों ने जो पुआल का ढेर था वहां पर एक उसमें आग लगा दी। इसकी चपेट में वहां खड़ी कुछ गाड़ियां आ गईं। लोगों ने पूरा जीटी रोड जाम कर दिया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझा बुझाकर किसी तरीके से शांत किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है और इसी के चलते भारी संख्या में फोर्स इस इलाके में तैनात की गई है। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच हजारीबाग में क्या हुआ ये विस्तार से आपको बताते हैं। बरखट्टा के झुरझुरी गांव में झड़प हुई है। यज्ञ शोभा यात्रा जब निकाली जा रही थी उसी पर यह पथराव हुआ है। मस्जिद के पास पथराव हुआ है और पथराव के बाद 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। वहां एक पुआल का ढेर रखा हुआ था जिसको आग के हवाले कर दिया गया और इतना ही नहीं बल्कि कुछ गाड़ियां भी इस आग की चपेट में आ गईं। घर में रखे पुआल में जब आग लगाई गई तो उसके बाद वहां खड़ी गाड़ियां इस आग की चपेट में आई। झड़प के दौरान बाइक जो थी उनको भी फूंक डाला गया। 4 कमरों को आग के हवाले कर दिया गया। ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली कोलकाता हाईवे जो है वो घंटों तक जाम। तो ये बड़ा अपडेट है इस वक्त हजारीबाग को लेकर। हजारीबाग में किस तरीके से हालात सुलझे। इस बीच हजारीबाग में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई क्यों, हजारीबाग के एसपी अरविंद सिंह ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये एक अथी में झुरझुरी में एक यज्ञ हो रहा था, उसका शोभा यात्रा इसी दरमियान मंदिर के पास आपस में कुछ तू मैं हुआ और उसके दोनों पक्षों के बीच से पीटापट्टी चलने लगी। हालांकि उसके बाद इसी दरमियान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पुआल रखा हुआ पुआल में आग लगा दिया गया। अभी स्थिति शांत। चश्मदीद ये बता रहे हैं कि यज्ञ पर पथराव के हालात बने और फिर हालात जो हैं वो बिगड़ते चले गए। चश्मदीद की बात सुनिए आप। जैसे हम लोग इधर झुरझुरी शिव मंदिर होते हुए गंगटाई होते हुए रघु सिंह के घंगरी होते हुए फिर जहाँ मस्जिद है वहाँ 10-12 को लड़का एक ऐसा आया और इतना पत्थर लेकर आया कि एकदम चलाना चालू कर दिया और कम से कम 10-20 को लड़की को तो औरत को पूरा एकदम मारा कि किसी का माथा फूट गया, किसी का हाथ कटक गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया सो है ने, वहाँ बहुत चीज हुआ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को जो हिंसा हुई उसके निशान अभी मिटे भी नहीं थे, इसके जख्म अभी भरे भी नहीं थे। हिंसा वाले इलाके में हालांकि अभी हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन लोगों के दिलों में हिंसा का खौफ अब भी बरकरार है। हिंसा से झुलसे मुर्शिदाबाद में फिलहाल हालात काबू में।
मुर्शिदाबाद में कल रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा मालदा में, बीरभूम में कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद है। तनाव वाले इलाकों में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। बीएसएफ और सीआरपीएफ की कई कंपनीज को तैनात किया गया है। मुर्शिदाबाद में हिंसा से प्रभावित सैकड़ों लोगों ने भगीरथी नदी पार कर मालदा में शरण ली है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। स्थानीय प्रशासन ने दंगा प्रभावित परिवारों के लिए रहने का, खाने का इंतजाम किया है। स्कूल में उन्हें शरण दी जा रही है। तो जानकारी ये सामने निकल कर आई कि मुर्शिदाबाद, जहां पर यह हिंसा हुई, 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद से जो लोग हैं वो इतने खौफजदा हैं। हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहे हैं और हिंदू परिवार जो सीमावर्ती मुर्शिदाबाद जिला है पश्चिम बंगाल का, उससे पलायन करके मालदा की ओर पहुंच रही हैं। इस बीच ये 4 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, 11 अप्रैल वाली हिंसा की तस्वीर आपके सामने है और फिलहाल हालात पूरी तरीके से काबू में है, शांति बनी हुई है, लेकिन लोगों में दहशत है, लोगों में खौफ है। इंटरनेट पर पाबंदी है, सुरक्षा बल तैनात है, पर लोग दहशत और डर की वजह से पलायन कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा का एक अपडेट मैं आपको देती चलती हूँ। हिंसा के आरोप में अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनेट पर कल रात 10 बजे तक फिलहाल रोक है। हिंसा वाले इलाके में बीएसएफ की 9 कंपनियों को तैनात किया गया है। हिंसा प्रभावित इलाके में सीआरपीएफ की 8 कंपनियां तैनात की गई। बीएसएफ पूर्वी कमान के जो एडीजी हैं वो मालदा और मुर्शिदाबाद खुद जाएंगे। हिंसा के बाद केंद्र इन हालात पर नजर बनाए हुए है। आप जानते हैं अदालत ने भी इस मामले में राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक से रिपोर्ट तलब की है और ऐसे में केंद्र भी इन हालात पर नजर बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर मुर्शिदाबाद हिंसा का ये अपडेट, जहां 11 अप्रैल को हिंसा हुई थी और उसके बाद अब स्थिति काबू में है, लेकिन अभी भी एक डर का माहौल लोगों के मन में है। जैसे जैसे हालात अब काबू में आ रहे हैं, वैसे वैसे हिंसा के पीड़ित सामने आ रहे हैं, कैमरों के सामने आकर अपनी आप बीती सुना रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, इसके बाद से वहां तनाव की स्थिति, हिंदू वहां खौफ में। आलम यह कि जिले में हिंसा से प्रभावित करीब 500 हिंदू पलायन कर गए। उन्होंने भागीरथी नदी पार कर मालदा जिले में शरण ली। यहाँ पर सामने दुकान है मेरा और ऑपोजिट में मेरा घर है, तो मेरा दुकान में भी हमला हुआ। हमला जब शुरू हुआ तब मैं थाना को कॉल किया। थाना आधा घंटा बाद फिर भी हमला हो रहा था, फिर भी कॉल किया, आ रहा है। ऐसे करते करते 2-3 घंटा तक कुछ नहीं आया, पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया। लास्ट में हमारा सब शटर फटर टूट गया और मेरा दुकान में कम से कम मिनिमम 50 लाख से ऊपर सामान था, सब गायब। उसके बाद मेरा घर है, घर में भी घुस गया। मॉब घुस के घर का दरवाजा तोड़ के समूचा जो सामान था लूट ले गया, तोड़ फोड़ के समूचा रख दिया। प्रशासन 4 घंटा तक उपद्रव चल रहा था, लेकिन कोई मैंने प्रशासन का कोई अता पता नहीं था। आप लोग देखिए बगल में दाएं तरफ बाएं तरफ मुस्लिम का दुकान है, उसमें कोई आँच नहीं है, सिर्फ हिंदू का दुकान ही खोज के तोड़ रहा है। मेरा घर पूरा लूट लिया है। मेरा जो मेरा पूरा नहीं है, मेरा घर का कुछ नहीं है। आइए आप लोग घर के अंदर आइए, थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए सर, 2 मिनट दीजिए, मेरा घर का हालात देख के जाइए। एक्वेरियम तोड़ दिया है, कहानी का ये ना आग लगा के यहाँ पर लकड़ी फेंका हुआ था, बांस फेंका हुआ था, बाइक को गिरा दिया गया था। मुर्शिदाबाद आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी संदीप सरकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा संदीप से ही जानते हैं, 11 अप्रैल हिंसा हुई और उसके बाद लोगों में डर, दहशत, खौफ अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस समय हालात मुर्शिदाबाद में कैसे हैं संदीप? देखिए रोमाना, हालात गंभीर है। अभी स्थिति सामान्य नहीं हुआ है, डर का माहौल है। किसी का घर गया है, किसी का जो सब कुछ है, जो सब चला गया, किसी का जान गया है, किसी कोई अस्पताल में अभी दाखिल है। ये एक डर का माहौल बना हुआ है। सिर्फ मुर्शिदाबाद में नहीं, जो लोग मुर्शिदाबाद से भागीरथी पार कर चला गया है मालदा में, उन सबको पाटलालपुर हाई स्कूल बोल के एक स्कूल है, उधर रखा गया है। उधर आज स्टेट बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है सुकांत मजूमदार, जो सेंट्रल मिनिस्टर भी है, वो आज जा रहे हैं उधर। सब जो लोग पीड़ित है उन सब से बात करने के लिए, पीड़ित हिंदू जो अपना घर छोड़ के, अपना सब कुछ पीछे छोड़ के वो नदी पार कर चले गए थे, जो हादसा हुआ है उस हादसे के रात, उन सब से बात करेंगे। आज जो
सीआरपीएफ का आईजी है वो मौके पर पहुंच रहे हैं। धुलियान, शमशेरगंज जो मेन पीड़ित इलाका है उधर सीआरपीएफ का डीजी पहुंच रहे हैं। सीआरपीएफ की तरफ से एक बयान भी आया है। सीआरपीएफ का जो आईजी है वो ये बयान देते हुए उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य रहे और पीस मेंटेन रहे, ये इंस्ट्रक्शन जवानों को दिया गया है। बीएसएफ के तरफ से भी आज आला अधिकारी पहुंचने वाले हैं घटनास्थल पे और अभी भी वो इंटरनेट सर्विस बंद है। जो बीएनएस का 163 धारा है वो लागू है। ये सब अभी अगले मंगलवार तक ये बीएनएस का 163 लगा दिया गया है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इलाका में रूट मार्च चल रहा है पूरे दिन, पूरा रात तक। रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास संदीप। देखिए, पश्चिम बंगाल में मंत्री हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए। सिद्दीकुल्ला चौधरी दावा कर रहे हैं मुर्शिदाबाद हिंसा में बाहर के लोग आए थे या फिर इस हिंसा में बीजेपी के लोग शामिल थे। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने यह भी कह दिया कि हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई वो तो बीएसएफ की गोली का शिकार हुए। एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल ने सिद्दीकुल्ला चौधरी से खास बातचीत की। जमीयत उलमा हिंद के बंगाल के अध्यक्ष हैं सिद्दीकुल्ला साहब। दो ही सवाल हैं हमारे कि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से वक्फ के कानून में विरोध हुई, लेकिन उस विरोध की शक्ल हिंसा में तब्दील हो गई, 3 लोगों की जान। गलत तरीका है। देखिए, हम लोगों ने 10 तारीख को कलकत्ता में एहतजाज किया जिसमें 5 किलोमीटर तक लोग ही लोग थे। 4-5 लाख, 3,500 गाड़ी आई थी। वहाँ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। ये तो जंगीपुर में कुछ लोग हैं, साउथ से हो सकता है ताल्लुक हो या बीजेपी के लोग अंदर घुसे हुए हों। ये गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। बीएसएफ के गोली पे लोग मारे गए, उसके लिए हमारी सरकार थोड़ी जिम्मेदार होगी। वहाँ बीडीओ ऑफिस को तोड़फोड़ किया गया, पुलिस की गाड़ी को मारा गया, एक पुलिस को जख्मी किया गया। इसके जिम्मेदार कौन है? लेकिन 3 लोगों की जो मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन है? बीएसएफ ने गोली चलाई, उनसे पूछिए। स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस ने गोली नहीं चलाई। अब आपको ममता सरकार के इन्हीं मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी की 10 अप्रैल वाला बयान भी सुनवा देते हैं, जिसमें वक्फ के विरोध में बंगाल को ठप करने की ये बात कर रहे थे। माफ़ कीजिएगा, कुछ दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा आपको सुनाने की कोशिश करूंगी ये बयान जो 10 अप्रैल को दिया था सिद्दीकुल्ला चौधरी ने। वहीं मुर्शिदाबाद में हालात अभी काबू में हैं, लेकिन जो सबसे नई तस्वीर आ रही है वो चिंता बढ़ा रही है। दावे किए जा रहे हैं पलायन की तस्वीरें मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ितों की हैं, जो इतनी दहशत में हैं कि अपना घर बार सब छोड़कर मुर्शिदाबाद से दूर जाना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद के धुलियान से ये लोग नदी के रास्ते नाव पर सवार होकर मालदा के वैष्णव नगर पहुंचे हैं। वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय समेत पार्टी के और भी कई नेताओं ने शेयर किया। इसमें दावा किया गया है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हिंदुओं ने पलायन किया है। जान बचाने के लिए हिंदू परिवार वैष्णव नगर के पड़लालपुर गांव में पहुंचे हैं, पनाह ली है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 500 हिंदू परिवारों ने वैष्णव नगर के एक स्कूल में शरण ले रखी है। इन लोगों का आरोप है दंगाइयों की भीड़ ने इनके घर पर हमले कर दिए, घरों को आग के हवाले कर दिया, यहाँ तक कि तालाब में भी जहर मिला दिया। और ऐसे में ये लोग मजबूर होकर बिना कोई सामान अपने साथ लिए, बस जो इन्होंने कपड़े पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों में निकल गए। अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ अपना छोड़कर भाग गए। दावे के मुताबिक बीएसएफ ने इनकी मदद की, विस्थापितों की जान बचाई, सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कट्टरपंथियों के डर से लोग भागने को मजबूर हैं। कई लोग झारखंड भी गए।
पूरा डिवीजन स्पेशल बेंच पूरा छूट दिया है सीएपीएफ को। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू रिस्टोर द नॉर्मलसी। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता, छी, सेम ममता, सेम। ये 2500 वेतन जिस लोग को मिल रहा है ना, ये सब चुनाव में ममता बनर्जी को ये करता है, कैंपेन करता है। नौकरी नहीं, एजुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं, ओनली अपीजमेंट वोट बैंक के लिए। सीधे रुक करेंगे। संदीप सरकार मुर्शिदाबाद से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, एक तो मुर्शिदाबाद के हालात और दूसरे मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसको लेकर हो रही सियासत घिरती हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी। संदीप, देखिए, सियासती लड़ाई तो चल रहा है, काफ़ी जोर से चल रहा है, क्योंकि आज बीजेपी का जो रिप्रेजेंटेटिव दल है वो पहुंचने वाले हैं मालदा में, जहां पे जो पीड़ित लोग हैं उनको एक स्कूल में उधर रखा गया है, उधर पहुंच रहे हैं। जो तृणमूल का जो नेता है वो लोग साफ तौर से ये कह रहे हैं कि जो लोग आया हिंसा करने के लिए वो बीएसएफ की मदद से बाहर से लाया गया था और उसको ये हमला के बाद उन सबको सेफ कॉरिडोर से बीएसएफ की मदद से बाहर किया गया है, ये तृणमूल का कहना है। बीजेपी की तरफ से एकदम शुरू से ये घटना के पीछे तृणमूल का हाथ, तृणमूल कांग्रेस का जो लोकल लीडर्स है उन लोगों का हाथ है, ये बीजेपी का दावा था। जो सियासी लड़ाई चल रहा है अभी तो आगे सामने और कुछ दिन चलने वाला है, क्योंकि स्थिति अभी सामान्य नहीं है। घटनास्थल पे आज जो सीपीआईएम की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव दल जाने वाला है, कांग्रेस की तरफ से भी 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस का जो लोकल एमपी है ईशा खान चौधरी, वो भी घटनास्थल पर कल गए थे और स्टेट लेवल का जो रिप्रेजेंटेटिव दल है 1-2 दिन में वो भी स्पॉट पे जाने वाले हैं। ये सियासी लड़ाई चल रहा है, लेकिन जो पीड़ित है उनका हालत में कोई सुधार अभी तक नहीं आया है। जो लोग घर छोड़ के दूसरे जिले में, दूसरे राज्य में जाके अभी सुरक्षित अभी रहे हैं, उन लोगों को कैसे अपने घर में वापसी कराने का प्लानिंग है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये अभी साफ नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया सुकांत, आपका माफ कीजिएगा संदीप, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसको लेकर लगातार सियासी बयानबाजी चल रही है। इस बीच सुकांत मजूमदार, उनका बयान सामने आया, ममता सरकार पर वो सवाल उठा रहे हैं। हिंसा के लिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया है। सुनिए। अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, नहीं तो ममता बनर्जी की सरकार किस फिराक में थी, आप इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब बीएसएफ उतरा, कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फ़ोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। यानी बीएसएफ को उठा लो और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है, इस तरीके का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। सारे मुर्शिदाबाद आज ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की गिरफ्त में आने लगे और धीरे धीरे जो आंदोलन शांतिपूर्ण रही थी, वाकफ कानून के खिलाफ जो आंदोलन सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं सारा देश में हो रहे हैं, ये सब वाकिफ है और वाजिब भी है। कोई शांतिपूर्ण आंदोलन मुर्शिदाबाद में जैसे कि बंगाल में दूसरे हिस्से में होते थे, मुर्शिदाबाद में हुआ, और ये सत्तारूढ़ पार्टी की मंत्री आकर भड़काऊ वाले भाषण देने लगे और ये शांतिपूर्ण आंदोलन जो मुसलमान समुदाय के लोग कर रहे थे उसके अंदर मतलब कट्टरपंथियों की एक घुसपैठिया हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।